Hello everyone, welcome back to the channel. Today is our day number 19 of our NCERT series जहाँ पर हम NCERTs को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। क्लास 6 की NCERT हमने कवर कर चुकी है, 7th की कवर कर चुकी है, 8th का एक चैप्टर हो गया है, 3rd चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जोग्राफी साथ साथ स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली किस लिए कर रहे हैं हम ये NCERTs कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आप अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बेसिकली ये टारगेट किया गया है, एकेडमिक नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बच्चों के, आप सीटेट दे रहे हैं, आप DSSS भी दे रहे हैं, UPPGT दे रहे हैं, है ना, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके लिए इक्वली हेल्पफुल है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। उसके अलावा अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के नोट्स पड़े हुए हैं, सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स पड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाकर के गो थ्रू कर सकते हैं। शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन, और इसको स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है UGC नेट, सीटेट एंड UP टेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ऐसा है कि इससे पहले वाले जो चैप्टर थे उसके अंदर हमने देखा था कि ब्रिटिश जो है इंडिया में आ चुके हैं, वो तो हमने पहले ही देख लिया था। ब्रिटिश इंडिया में हैं और अब आकर के वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दीवानी राइट्स जो हैं, जो दीवानी के राइट्स हैं वो उनको मिल जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव का हमने देखा था किस तरीके से सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और किस तरीके से इन्हें दीवानी राइट्स जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो द कंपनी बिकम्स द दीवान, जो कंपनी है वो अब दीवान बनती है। ठीक है, 12 अगस्त ये वो दिन था, 12 अगस्त 1765, ये हमको पिक्चर भी दिख रही है, ये 12 अगस्त 1765 ही डे था जिस दिन मुग़ल एम्परर ने, जो मुग़ल राजा थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एज द दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट किया था, है ना। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अब कंपनी, वो इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में अपना कदम जो है वो रखने जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो इवेंट आपको दिख रहा है, तो ये इवेंट जो पिक्चर दिख रही है ये उस वक्त का बहुत ही ग्रैंड इवेंट हुआ होगा, इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने अपने एक पर्सन को बुलाया और उनसे कहा कि ये जो मेमोरी है इसको तुम पेंट करो, है ना। तो एक बहुत बड़ा इवेंट ये रहा होगा, इससे हमें पता चलता है यहाँ पर। तो देखो अब क्या हुआ कि जो एक्चुअल इवेंट था वो प्रोबेबली टुक प्लेस, हो सकता है कि वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ हो, जहाँ पे कुछ इंग्लिशमैन हो, मेजेस्टिक ओकेज़न हो, है ना, और बड़ी ही ग्रैंड सेटिंग में हुआ था। पेंटर, हमने पहले भी देखा कि क्लाइव ने पेंटर को कहा कि आप हमारे ये जो इवेंट चल रहा है इसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो एज दीवान जो है, अब जब कंपनी दीवान बन गई तो कंपनी क्या बन गई, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। तो जो भी टेरिटरी, जो भी एरिया, जिस एरिया की उनको दीवानी मिली थी, अब वहाँ के पैसों के लेन देन का एडमिनिस्ट्रेटर जो है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन गया, कंपनी बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। ठीक है, अब इनको देखना पड़ता था, अब इनको पैसा मिल रहा है, सब कुछ देख रहे हैं ये, तो इनको अब उस लैंड को भी एडमिनिस्टर करना देखना होता था, रेवेन्यू को भी रिसोर्स ऑर्गेनाइज करना होता था, है ना। और भाई ये तो यूरोपियंस हैं, ये लोग आए हैं, इनका मेन मोटिव क्या होगा, किस तरीके से ये रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इन्हें लोकल्स के साथ क्या ज़्यादती हो रही है इस बात से कोई मतलब नहीं था। इनको ये था कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस ग्रो हो रहे हैं, जो कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ से इनफ रेवेन्यू मिल जाए, है ना। तो अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड, है ना। तो अब एज अ ट्रेडिंग कंपनी ही तो आए थे ये लोग, तो एज अ ट्रेडिंग कंपनी जो है वो, इनको इंश्योर करना था कि जो प्रोडक्ट वो उनको ज़रूरत है उसे वो ख़रीद लें और जिसको चाहें उसे बेच दें। तो ऐसा करना वो चाहते थे। तो ओवर द ईयर्स जैसे जैसे टाइम होता जा रहा था, कंपनी को ये पता चला, कंपनी को ये लगा कि अब हमें जो अपने कदम रखने हैं वो कुछ कॉजन के साथ भी रखने हैं। क्यों? क्योंकि एलियन पावर हैं, बाहर से आए हैं, हमारे लिए तो वो एलियन ही है ना, यूरोपियन से, यूरोप से आए हैं। तो उनको क्या करना होता था कि जो लोग होते थे, जो लोग रहते थे कंट्री साइड में, उन सबको पैसिफाई करना होता था कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है ना। और वो तभी तो, जब अब तक आप लोगों को अपनी बातों में नहीं लाएंगे, लोग आपकी अथॉरिटी को क्यों मानेंगे। तो इनको ये सब बातों का भी ख्याल रखना पड़ता था। तो दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। ठीक है, और भाई लोकल रूलर भी थे इंडिया के अंदर, तो उनको पूरा पूरा कोशिश कर रहे थे ये कंट्रोल करने की, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे, है ना।
तो अब इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी ने कॉलोनाइज़ किया, किस तरीके से कंपनी ने कंट्री साइड को कॉलोनाइज़ किया, किस तरीके से रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज की, किस तरीके से लोगों के पीपल के राइट्स जो हैं उनको रीडिफाइन किया। ठीक है, तो रेवेन्यू फॉर द कंपनी, गिव मी अ सेकेंड, ओके, कंपनी जो है अब क्या है, दीवान बन गई, हैड बिकम द दीवान। लेकिन अभी भी वो अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं, एज अ ट्रेडर जो है वो ये देख रहे हैं। ये चाहते थे, कंपनी चाहती थी कि हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिले, खूब रेवेन्यू इनकम आए, है ना, लेकिन चाहती तो है कि इनकम मिले, लेकिन क्या कर रही है कि कोई भी ऐसा एक रेगुलर सिस्टम नहीं बनाना चाह रही जहाँ से इनके असेसमेंट हो, है ना, कि कितना लेना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें नहीं कर रही थी। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क बोथ एज चीपली एज पॉसिबल। ठीक है, बस एक ही काम था, पैसा लो, जितना रेवेन्यू ले सकते हैं लो, और क्या करो, और उससे हमें क्या करना है, कॉटन और सिल्क को खरीदना है। ठीक है, तो विद इन 5 साल जब दीवानी मिली, दीवानी से 5 साल के अंदर अंदर ही इन्होंने जितना भी सामान खरीदा वो सब डबल हो गया, है ना। बिफोर 1765 जो दीवानी मिली, उससे पहले कंपनी को क्या करना पड़ता था, कुछ भी इंडिया से खरीदते थे तो कैसे खरीदते थे, पहले वहाँ से गोल्ड लाते थे, सिल्वर लाते थे ब्रिटेन से। लेकिन अभी क्या हो रहा था, अब हो रहा था कि रेवेन्यू जो ये बंगाल से, जो पैसा बंगाल से इकट्ठा कर रहे थे ना, उसी से अपने एक्सपोर्ट को फाइनेंस कर पा रहे थे। ठीक है, तो सोन इट वाज क्लियर, धीरे धीरे ये बात बहुत क्लियर हो गई थी कि अब बंगाल की इकोनॉमी जो है बहुत ही डीप क्राइसिस फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि लोकल से ये पैसा ले रहे हैं, ज़बरदस्ती पैसा ले रहे हैं, इतनी उपज नहीं हो रही, इससे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो आर्टिजन्स ने क्या किया, जो भी आर्टिजन्स थे उन्होंने अपने गाँव छोड़ने शुरू कर दिए, सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। कंपनी उन्हें फोर्स करती थी कि आप हमें ज़बरदस्ती, आपको इतना पैसा हमें देना ही देना है। क्यों? क्योंकि वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उस जगह के, मुगल एम्परर ने उनको ये राइट दिया है। तो पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यू, भाई उनके वो इतना पैसा दे नहीं पा रहे थे, तो आर्टिजन्स ने अपने घर छोड़ने वहाँ से शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, जो आर्टिजनल प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन होना इंडिया के अंदर शुरू हो गया, और एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन भी हम देखते हैं कि वो भी कोलैप्स होता जा रहा है। और इसी वजह से, और हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि 1770 के अंदर बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ी फेमाइन आती है, जिसमें 10 मिलियन लोग जो हैं बंगाल के अंदर मर जाते हैं, और 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो जाती है। तो कितनी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश को देखेंगे हम कि उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब क्या था, अब डिक्लाइन हो गया, एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गई, तो अब क्या है, अब ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो इफ़ द इकोनॉमी वाज इन रुइंस, अगर इकोनॉमी ही अच्छी नहीं है तो कंपनी अपना रेवेन्यू लाएगी कहाँ से, है ना। तो उन्होंने कहा कि अब कंपनी को लगा कि अब हमें लैंड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूव हो जाए। अभी होगा कैसे? ठीक है, इस बात पे 20 साल तक इनके यहाँ डिस्कशन चलता है, और कंपनी फिर क्या करती है, 1793 के अंदर एक चीज़ इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट, है ना। द बाय द टर्म्स ऑफ दिस सेटलमेंट, एक ये पहले तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जो है, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कब हुआ था और किसने किया था, किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, तो इस सेटलमेंट के हिसाब से जो राजा थे, जो उस एरिया के, जिस एरिया में इन्होंने लगाया, उस एरिया के जो राजा थे, जो तालुकदार थे, उनको इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया एज ज़मींदार, कि आप इस जगह के ज़मींदार हैं। ठीक है, और उनसे कहा कि अब ये जो एरिया है ना, यहाँ का रेंट आप कलेक्ट करेंगे, पीजेंट से आप कलेक्ट करेंगे और फिर कंपनी को पे करेंगे। तो प्लेइंग वेरी स्मार्ट, है ना। तो क्या था, और इन्होंने कह दिया कि, इन्होंने ज़मींदार से कह दिया कि इतना पैसा जो है वो आपको परमानेंटली हमें पे करना है। अब ये आपके ऊपर है, आप उन लोगों से किस तरीके से पैसा लेंगे, और फ्यूचर में भी हम इसे बढ़ाएंगे नहीं। मान लो हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, 50 रुपीज़ कह दिया कि 50 रुपीज़ ज़मींदार को कंपनी को पे करने हैं। अब ये ज़मींदार अपने अकॉर्डिंग देखे कि किस तरीके से वो पीजेंट से पैसा लेगा, है ना। और उन्होंने कहा कि हम परमानेंट सेटलमेंट में ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जाके 50 का 60 कर दें, नहीं, हम 50 का 50 रखेंगे। क्यों किया कंपनी ने ऐसा, कि रेगुलर कैश फ्लो होता रहे, पैसा आता रहे कंपनी के पास, है ना। और जो ज़मींदार हैं, अब ज़मींदार का काम है कि आप ही
जो लैंड है, जो भी ज़मीन है, अब आप ही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कंपनी ने तो अपने हाथ धो लिए कि हमें तो भाई पैसा चाहिए, आप ज़मींदार हो, ठीक है। तो सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने तो ये कहा था कि आगे जाके फ्यूचर में हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, तो बेनिफिट किसको हो रहा था? अगर मान लो कि बम्पर प्रोडक्शन हो गया, तो बेनिफिट कौन उठा रहा था? जमींदार उठा रहा था, ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम है भाई, परमानेंट सेटलमेंट में प्रॉब्लम है कि कंपनी को पता चलता है कि जो जमींदार है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई स्टेप लिए ही नहीं है ना। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे, ठीक है। तो अब क्या था कि रेवेन्यू ही कंपनी ने इतना हाई कर रखा था कि जमींदार को इतनी मुश्किल हो जाती थी वो 50 रुपये भी इनको पे करना, है ना। और जो भी फेल हो जाता था, जो नहीं दे पाता था रेवेन्यू, जो भी पैसा नहीं दे पाता था फिक्स 50 रुपये, उसकी जमींदारी को वो उनसे छीन लेते थे। तो न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। कंपनी क्या करती थी, आपने पैसा नहीं दिया, ठीक है, आपकी जमींदारी ले ली, फिर एक ऑक्शन किया जाता था और उससे किसी और को दे देते थे, ठीक है। तो बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के पहले डेकेड में हम देखते हैं कि अब सिचुएशन क्या है, चेंज हो रही है। जो मार्केट के प्राइस है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एक Sorry. जो मार्केट के प्राइस है ना, वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो द प्राइसेस और कल्टीवेशन जो है वो भी अब इंडिया के अंदर एक्सपेंड होता हुआ हमें दिख रहा है। तो दिस मेंट that an increase in the income of the zamindars but no gain for the company since it could not increase the revenue demand that had been fixed permanently। मतलब जमींदार की इनकम बढ़ रही है, कंपनी को ये दिखता है कि जमींदार की इनकम बढ़ रही है, लेकिन कंपनी को कोई गेन नहीं हो रहा, है ना। क्यों? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट है, उन्होंने परमानेंटली सेटल कर दिया है। देन इवन दैन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। लेकिन फिर भी जो ज़मींदार हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो लैंड को इम्प्रूव करें, है ना। और कुछ लोगों ने अपनी ज़मींदारी इसीलिए पहले भी अपने सेटलमेंट के कुछ पहले ही लॉस्ट कर दिया था, और अब वो लोग देख रहे थे आगे भी ये रिस्क था। तो एज लॉन्ग एज द जमींदार कुड गिव आउट द लैंड टू द टेनेंट्स एंड गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। मतलब ओवरऑल यही है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो लैंड को इम्प्रूव करें। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, गाँव में कल्टीवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। जो कल्टीवेटर्स थे उनको लगा यार ये सिस्टम तो बहुत खराब है। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज सो हाई, कि उन्होंने कहा कि जो हम जमींदार को रेंट पे कर रहे हैं ये बहुत हाई है, एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। सो टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर एंड ही फेल्ड टू पे द रेंट, है ना। तो अब क्या होता था कि कल्टीवेटर को मनी लेंडर से पहले पैसे लेने पड़ते थे, उससे वो रेवेन्यू करता था, है ना। और जब भी पैसा नहीं दे पाता था तो उसको भी उस कल्टीवेशन से हटा देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है महल का। तो ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड में महल क्या है, रेवेन्यू स्टेट है विच मे बी विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है, गांव या फिर गांव का ग्रुप, महल पूछ लेते हैं। तो एक नया सिस्टम ऑफ डिवाइस किया जाता है ना। अभी क्या था, सबसे पहले क्या आया, परमानेंट सेटलमेंट आया। अब क्या आया, अब हुआ 19th सेंचुरी की बात है। मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल, उन्होंने कहा कि अब हमें रेवेन्यू जो सिस्टम है उसको बदलने का समय अब आ चुका है। हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम, है ना। अब उन्होंने कहा कि अब रेवेन्यू कैसे फिक्स किए जाएं। तो इन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस बंगाल, बंगाल के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थी, जो आज का उत्तर प्रदेश है ना, उसका वो वाला एरिया की बात हो रही है। तो एक इंग्लिशमैन था जिसका नाम था मैकेंजी। मैकेंजी लाते हैं एक नया सिस्टम जो इफेक्ट में आता है 1822 में। उसने कहा कि विलेज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है ना। नॉर्थ इंडिया में हमें पता है कि विलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी था, आज भी है, एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व। उसने कहा इन गाँव को बचाने की बहुत ज़रूरत है ना। तो उसके डायरेक्शन में कलेक्टर्स जो हैं वो गाँव से गाँव गए, लैंड को इंस्पेक्ट किया, मेजर किया फील्ड को, उनके कस्टम, उनके राइट्स जो हैं, मतलब आपकी क्या रिचुअल्स हैं, वो सब रिकॉर्ड किए, है ना। रिकॉर्ड मतलब वीडियो कैमरा से नहीं, लिखे। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे, ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर किसी के प्लॉट को, एरिया को नापा और उसके अकॉर्डिंग निकाला कि ये जो बंदा है ये हमें इतना पैसा देगा, दूसरे को कहा आप इतना देंगे, आप इतना देंगे, ठीक है। और उसको वो इनको पे करना होता था, ठीक है। और ये जो डिमांड है ये कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा यही रहेगी, ये रिवाइज होती रहेगी पीरियोडिकली, है ना। सो द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज। अब जो गाँव का हेडमैन है ना, उसको कह दिया कि आपको हमें पे करना है। अब जमींदार का सिस्टम यहाँ से हटा दिया। तो यही सिस्टम क्या है, महलवारी सेटलमेंट, ठीक है। कौन कौन सा पढ़ा पहले, परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद आता है महलवारी सेटलमेंट, है ना। अब महलवारी में को किसका रोल है, विलेज हेडमैन का, तो याद रखेंगे इस बात का। अब आता है मुनरो सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हम रैयतवाड़ी देखेंगे। तो ब्रिटिश टेरिटरीज, ये तो नॉर्थ इंडिया में था। अभी क्या है कि साउथ के अंदर जो ब्रिटिश टेरिटरीज थे, देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। वहाँ भी ये लोग एक चीज़ ईजाद करते हैं। अब नया सिस्टम यहाँ आता है, उसको कहते हैं रैयतवाड़ सिस्टम, ठीक है। तो इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल। पहले इन्होंने छोटे एरिया में इसको ट्राई किया, जिसके कैप्टन था अलेक्जेंडर रीड, इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान, subsequently developed by Monroe. This system was gradually extended all over India। मतलब यही है कि थॉमस अलेक्जेंडर रीड ने इसको स्टार्टिंग में शुरू किया, फिर इसको आगे जो अच्छे से डेवलप किया वो थॉमस मुनरो ने किया, है ना। तो जो रीड और मुनरो हैं, उन्होंने ये देखा कि जो साउथ इंडिया, वहाँ पे कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स। इन्होंने कहा अब ज़मींदार को हटाओ, अब जो हम रैयत, जो कल्टिवेटर्स हैं, जो उपज कर रहे हैं, अब हम बात सीधे उनसे करेंगे। जो जनरेशन से वो किए जा रहे हैं, कल्टीवेशन किए जा रहे हैं, हम उससे बात करेंगे, ठीक है। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। उन्होंने कहा इनके फील्ड को ना हम केयरफुली और सेपरेटली सर्वे करेंगे, उससे, जिससे पहले, मतलब जिससे कि रेवेन्यू जो है वो हम सही से ले पाएँ। तो मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज अ पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्ज। तो अब यहाँ पे हीरो बन के आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके पैटर्नल फादर की तरह कोशिश करेंगे और इन रैयट्स को जो है वो बचाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, ऑल वॉज नॉट वेल। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज। अब ये नया सिस्टम आ गया, रैयतवाड़ी सिस्टम आ गया, कि अब उसमें क्या होता है कि ज़मींदार का कोई रोल नहीं है, रैयत से खुद बात कर रहे हैं, कल्टिवेटर से खुद बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी एक ही डिज़ायर थी कि हमें तो अपनी इनकम इंक्रीज़ करनी है एट एनी कॉस्ट। तो पीजेंट्स जो हैं वो पे नहीं कर पा रहे थे, रैयत्स जो हैं चले जाते हैं वहाँ से कंट्री साइड में, और विलेजेस को छोड़ छोड़ के वो यहाँ से चले जाते हैं, है ना। तो जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे, जो हमेशा बी पॉजिटिव रहते हैं, उनको ऐसा लगता था कि ये जो नया सिस्टम है ये पीजेंट्स को बड़े 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 फार्मर बना देगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। देन क्रॉप्स फ्रॉम यूरोप, क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो ब्रिटिश को रियलाइज हो गया कि जो कंट्री साइड है ना, वुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। अब देखो, पहले इन्होंने क्या कहा, पहले सिर्फ ट्रेड करने आए थे, अब इन्होंने दूसरा क्या किया, अब ये रेवेन्यू भी ले रहे थे। अब तीसरा ये क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि भाई यूरोप को जो ज़रूरत है, जो हमारे देश को जो क्रॉप्स की ज़रूरत है, अब हम इंडिया में वो भी उगाएंगे, ठीक है। सो वेरी स्मार्ट पीपल, वेरी स्मार्ट पीपल। सो बाय द लेट 18th सेंचुरी, कंपनी जो है अब वो कोशिश कर रही है कि हम अपनी जो हमें वहाँ चाहिए उसको अब हम एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे कल्टीवेट कराएंगे, ठीक है। तो क्या क्या, ओपियम एंड इंडिगो। तो इन द सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड, द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टीवेटर्स। तो अब ब्रिटिश का तो काम ही है फोर्स करने का, तो इन्होंने खूब सारे कल्टीवेटर्स को क्या किया, फोर्स किया कि आप जूट जूट मतलब जो ट्रेडिशनल यहाँ पे जो लोग उगा रहे थे, जैसे बंगाल में जूट, असम में टी, शुगर केन यूनाइटेड प्रोविंसेस में, पंजाब में वीट, कॉटन महाराष्ट्र, इन सबको के अलावा आप क्या करें, आप ओपियम और इंडिगो को उगाएं, ठीक है। कैसे होगा, तो ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए अपने इस कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से एक क्रॉप की एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है, ये पिक्चर 5 और 6 है, कलमकरी प्रिंट है ये। तो क्या हुआ, ये जो कलमकरी है ये कहाँ की पेंटिंग है, आंध्र प्रदेश की है, याद रखेंगे। और ये फ्लोरल कॉटन है, ये विलियम मॉरिस की है, ठीक है। तो देयर इज वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स, बोथ यूजेज अ रिच ब्लू कलर। दोनों में एक ही कॉमन बात है कि दोनों में एक बड़ा ही सुंदर सा रिच ब्लू कलर यूज़ किया गया है, जिसको आप इंडिगो कलर कहते हैं, है ना। तो ये जो कलर है, ये इंडिगो एक प्लांट था, उससे बनाया जाता है ना। और चलो अब देखते हैं, वाई द डिमांड फॉर इंडियन
इंडिगो। अब क्या था कि इंडिगो है, अब इंडियन इंडिगो की डिमांड क्या आ रही है, क्यों चाहिए इंडियन इंडिगो? तो इंडियन इंडिगो प्लांट जो है ग्रोस प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स कौन सा एरिया होता है, जहाँ पर हीट सरप्लस एरिया होता है, ठीक है। तो 13 सेंचुरी तक इंडियन इंडिगो जो है वो किस लिए यूज़ होती थी? क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स जो इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के जो लोग थे वो लोग इसको ले जाते थे, ठीक है। तो लेकिन यूरोपियन मार्केट्स तक बहुत ही कम इंडियन इंडिगो पहुंच पाती थी और उसका प्राइस बहुत हाई होता था। तो यूरोपियन जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे उनको और दूसरा प्लांट जैसे कि वोट जो है उससे यूज़ करके वॉयलेट और ब्लू कलर ये लोग ब्लू डाई जो है बनाते थे, है ना। बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, जो वोड है वो टेम्परेट जोन का प्लांट है, तो वहाँ पे यूरोप में इजीली अवेलेबल था और इसीलिए वो उसी से बनाते थे, है ना। तो जो वोड है वो नदर्न इटली, सदर्न फ्रांस यहाँ पर आपको दिखता था। तो अब जो कंपटीशन हो रहा था इंडिगो का, वोट प्रोड्यूसर्स ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि आप इंडिगो को का इंपोर्ट जो है उसको बैन कीजिए, ठीक है। तो क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर। इंडिगो बहुत अच्छा कलर था, रिच ब्लू कलर जो है प्रोड्यूस करता है। जो डाई है वो थोड़ा सा पेल और डल कलर प्रोड्यूस करता है। तो 17 सेंचुरी में आते आते यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कहा कि जो भी इंडिगो का इंपोर्ट बाहर से हो रहा है उसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। तो जो फ्रेंच थे बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो। तो फ्रेंच जो थे वो स्मार्ट बनते हैं और वो सेंट डोमिनिक के अंदर, कैरिबियन आइलैंड के अंदर वहाँ पे इंडिगो को उगाना शुरू कर देते हैं। पोर्टुगीज़ ब्राज़ील के अंदर, इंग्लिश जमाइका में, स्पेनिश वेनेजुएला में। और इंडिगो प्लांटेशन जो है वो अब नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे प्लांट में अब इंडिगो जो है वो एज अ प्लांटेशन होने लगा था। तो बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी ख़त्म होते होते जो डिमांड थी इंडियन इंडिगो की वो बढ़ती जा रही थी। ब्रिटेन ने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू किया और उसके कॉटन प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेंड हो रहे थे ड्रामेटिकली, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज। तो वाइल द डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन सप्लाईज फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न। डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जो भी सप्लाई है उनका क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। तो 1783 और 1789 के अंदर में जो प्रोडक्शन है इंडिगो का वो बहुत ज़्यादा आधे से गिर जाता है। तो क्लॉथ डायर्स जो हैं अब उनको क्या चाहिए, इंडिगो चाहिए, ठीक है। तो अब ब्रिटेन कहता है कि अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे इंडिया, इंडिया से लेंगे, है ना। इंडिया में तो हम लोगों को पागल बनाएंगे, तो वही ये लोग कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड, अब यूरोप में तो सब जगह डाउनफॉल हो गया, तो अब इंडिगो चाहिए। तो एक कंपनी ने कहा कि अब हम इंडिया में इंडिगो कराएंगे। तो फ्रॉम द लास्ट डेकेड्स, 18th सेंचुरी के लास्ट डेकेड से हम देखना शुरू करते हैं कि इंडिगो कल्टिवेशन जो है बंगाल में एक्सपेंड हो रहा है रैपिडली। और बंगाल इंडिगो जो है वो अब बंगाल की जो इंडिगो है वो वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट कर रही है, ठीक है। तो 1788 के अंदर 30% ऑफ इंडिगो जो थी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया, और 1810 तक 95% जो थी वो इंडिया से ही हो रही थी। सो जैसे जैसे इंडिगो की ट्रेड बढ़ती जा रही थी, कमर्शियल एजेंट, ऑफिशियल्स, ये सब मतलब हर आदमी अब इंडिगो में ही इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो ओवर द ईयर्स कंपनी ऑफिशियल्स ने क्या किया कि अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी और इंडिगो के बिजनेस में ही आ गए, है ना। तो स्कॉट्समैन, इंग्लिशमैन सब आके इंडिया में आके क्या बन रहे थे, प्लांटर बन रहे थे, ठीक है। चलो अब देखते हैं अब इंडिगो कल्टीवेट होता कैसे था। तो टू मेन सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के, एक है निज और एक है रेवती। तो विद इन द सिस्टम जो निज कल्टीवेशन होता था वहाँ पे प्लांटर जो होता था, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता था इंडिगो को इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार, प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबरर। मतलब ये है कि जो निज कल्टीवेशन में क्या होता था कि मैं हूँ जैसे प्लांटर हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं प्लांटर हूँ और मैं किसी ज़मीन को कंट्रोल कर रही हूँ, है ना। तो मैं वहाँ पे इंडिगो को उगवा रही हूँ, चाहे मैं उसको खरीद लूँ उस लैंड को, चाहे वो मैं रेंट पे ले लूँ। प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली, और कैसे भी करूँ लेकिन वो मेरी मर्जी है, मैं अब बाहर से लाऊंगी कुछ लोगों को, लेबर को, और उनसे इंडिगो करवाऊंगी, ठीक है। ये होता था निज कल्टिवेशन। लेकिन अब इस निज कल्टीवेशन में भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। अब प्लांटर्स को बड़ा मुश्किल हो रहा था इसमें एक्सपेंशन करना। तो इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स। इंडिगो जो है वो कल्टीवेट हो सकती है सिर्फ फर्टाइल लैंड पे।
और जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, सिर्फ स्मॉल प्लॉट्स रह गए हैं जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। और प्लांट्स को क्या चाहिए, एक बड़ा साइज चाहिए करने के लिए, है ना। तो अब क्या हो, तो उन्होंने क्या किया, लीज पे लैंड लेना शुरू किया। सो नॉर वॉज लेबर भी ईजी नहीं थी यहाँ पे मोबिलाइज करना, और एक लार्ज प्लांटेशन को वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स तो चाहिए, है ना। तो निच कल्टिवेशन ऑन लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोज और ब्लक्स, भाई रिसोर्सेज तो चाहिए ना। तो 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन के लिए आपको 2 प्लोज चाहिए, है ना। देन अभी यहाँ पे हमें ऐसा कुछ खास नहीं है। चलो, ये था हमारा निच कल्टीवेशन। दूसरा है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेयट्स, है ना। अब लैंड ऑफ रेयट्स के पे इंडिगो कैसा होता था, तो रेयती सिस्टम में क्या था, जो प्लांटर्स थे वो फोर्स कर रहे हैं रेयट्स को कि आप साइन कीजिए हमारे साथ, ये अग्रीमेंट करते थे उनसे उनसे साइन करा लेते थे, है ना। और फिर उन्हें प्रेशराइज करते थे कि आप इंडिगो कीजिए, ठीक है। और कभी कभी वो क्या करते थे, विलेज हेडमैन को प्रेशराइज करते थे कि आप अपने यहाँ के जो लोग हैं उनसे इस पे साइन कराइए, है ना। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स। मतलब ऐसा होता था कि आपने साइन कर दिया तो आपको पहले ही वो पैसा दे देंगे, लेकिन कम देंगे, है ना। बट द लोन कमिटेड द रियॉट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर द होल्डिंग। तो प्लांटर्स जो हैं वो क्या करते थे, सीड ड्रिल वो सब देते थे, जबकि कल्टीवेटर्स का काम होता था कि वो सॉइल प्रिपेयर करेंगे, बीज बोएंगे और क्रॉप्स की देखभाल करेंगे, ठीक है। देन वी हैव, ओके, तो इंडिगो विलेजेस वर, अच्छा ये तो है नहीं कुछ। हम्म तो हाँ, तो जब क्रॉप जो था वो डिलीवर हो जाता था प्लांट को आफ्टर हार्वेस्ट, एक नया लोन जो है वॉज गिवन टू द रियॉट, है ना। फिर क्या कहते थे, अभी इन्होंने पहले पैसे दे दिया, कैश दे दिया, अब हार्वेस्ट मिल गई, अब दोबारा से इनको क्या दे दिया, लोन दे दिया। और ये साइकिल चलती रहती थी, जिससे इनका लोन कभी पीजेंट का ख़त्म नहीं होता था। और लोगों को भी ये बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ कि भाई ये सिस्टम तो बहुत हार्श है ना। द प्राइस दे गॉट, जो प्राइस उन्हें मिलता था वो बड़ा कम मिलता था, और साइकिल ऑफ लोन तो कभी ख़त्म होती ही नहीं थी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके अंदर हमें देखने को मिलती है, और इसीलिए हम ब्लू रिबेलियन देखते हैं, ठीक है। ये टाइम है मार्च 1859 का, जहाँ पे बहुत सारे रेयर्ड्स जो हैं बंगाल के अंदर मना कर देते हैं कि अब हम इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। तो एज अ रिबेलियन स्प्रेड, रेयर्ड्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि अब हम कोई भी प्लांटर को रेंट नहीं देंगे, और इंडिगो फैक्ट्रीज़ को इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। विमेन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और जो लोग भी काम कर रहे थे प्लांटर्स के लिए उन्होंने उनको सोशली बॉयकॉट किया, है ना। और जो भी आता था कलेक्ट करने के लिए पैसे, उन्हें ये लोग मारते थे। तो रियॉट्स जो हैं उन्होंने कहा कि अब हम ये सारे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वाई डिड द इंडिगो पीजेंट, अब उन्हें क्यों लगा कि भाई अब हम साइलेंट नहीं रहेंगे, उन्हें किसने दी ये सब पावर, है ना। तो वही है कि 1859 के अंदर जो इंडिगो रियॉट्स हैं उनको लगा कि दे हैड द सपोर्ट ऑफ दे लोकल, जो लोकल ज़मींदार थे, विलेज हेडमैन थे, इन लोगों ने इनका सपोर्ट, इन्हें लगा कि ये लोग हमें सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों में जो विलेज हेडमैन था, जो जिसने फोर्स किया था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स को के साइन करने के लिए, उन्होंने इंडिगो पीजेंट्स को इकट्ठा किया, उनसे लड़ाई उन और लड़ाइयाँ करवाई। तो इन अदर प्लेसेस जहाँ इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द रियॉट्स टू रेजिस्ट द प्लान, मतलब ज़मींदारों के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, रेजिस्टेंस उनको दिखाया। तो इंडिगो पीजेंट्स जो हैं ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम। इंडिगो पीजेंट्स को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करेगी, है ना, इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। तो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी। अब अभी अभी रिसेंटली 1857 में रिवोल्ट हो चुका है 1857, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भाई ऐसा ना हो कि दोबारा से रिबेलियन हो जाए, है ना। और जैसे ही इंडिगो डिस्ट्रिक्ट से आने लगी खबर कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर निकल जाते हैं टूर करने के लिए, है ना। तो द रियॉट्स सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी, रियॉट्स को लगा कि गवर्नमेंट की सिंपैथी हमारे साथ है। एंड व्हेन इज बरासत, जो मजिस्ट्रेट था एडन, इशूड अ नोटिस दैट रायट्स वुड नॉट बी, एडन है वो एक नोटिस निकालता है कि जो रियॉट्स हैं उनको कोई भी फोर्स नहीं करेगा, है ना। और ये बातें क्वीन विक्टोरिया तक जाती हैं, और उन्होंने भी कहा कि
इंडिगो की अब उगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अब वो क्या है, ये जो एक्सप्लोजिव सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे रिबेलियन जो है स्प्रेड होता जा रहा है, इंटेलेक्चुअल्स कैलकटा के जो हैं रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी मिस्री है उनकी, वो सब उनकी जो परेशानी है उसके बारे में लिखा। तो वरीड बाय द रिबेलियन, गवर्नमेंट ने ये जो रिबेलियन हुआ तो उससे चिंता हुई और गवर्नमेंट ने मिलिट्री का सपोर्ट लिया टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट, के जो पीजेंट है प्लांटर्स को मारे ना। और एक इंडिगो कमीशन का इन्होंने अपॉइंटमेंट किया। कमीशन हेल्ड दैट प्लांटर्स गिल्टी, और उस कमीशन से जो प्लांटर्स हैं उनको गिल्टी कराया गया, उनको गिल्टी करार दिया गया और क्रिटिसाइज किया उन्हें फॉर द कोअर्सिव मेथड्स के लिए, है ना। कमिश्नर ने रियॉट से कहा कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा कीजिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहें तो रिफ्यूज़ भी आगे फ्यूचर में रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब रिवोल्ट के बाद जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो बंगाल के अंदर कोलैप्स हो जाता है। प्लांटर्स जो हैं अब उन्होंने भी अपने जो ऑपरेशंस हैं वो बिहार के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। और जैसे जैसे फिर अब सिंथेटिक डाई हैं उनकी डिस्कवरी हो गई लेट 19th सेंचुरी में, तो ये जो इंडिगो का कल्टिवेशन है, जो बिज़नेस है, ये भी बहुत ही सीवियरली अफेक्ट होता है। लेकिन फिर भी ये येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, फिर भी प्रोडक्शन एक्सपेंड होता है। और जब महात्मा गांधी रिटर्न आते हैं साउथ अफ्रीका से, अ पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण एंड सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर। महात्मा गांधी जो है 1917 के अंदर मार्क करते हैं बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो चंपारण मूवमेंट जो है वो अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स ही था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कब हुआ, 1917 में हुआ। याद रहे, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।